हेलो दोस्तों, मैं गोविंद मालविया स्वागत करता हूं आपका फिर से। और आज हम बात करने वाले हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास की। और पिछले वीडियो में मैंने चर्चा की थी हर्षवर्धन के बारे में कि हिंदुस्तान के अंदर हर्षवर्धन के साथ ही कैसे प्राचीन भारत के इतिहास का अंत होता है। अब आज हम बात करने वाले हैं मिडेवल इंडियन हिस्ट्री की, यानी मध्यकालीन भारत के इतिहास की। हालांकि हम हर्षवर्धन से एक बार इधर वापस लौट आए हैं, जिसमें हम चर्चा करना चाह रहे हैं विशेष तौर से कि भारत के अंदर किस तरह से मुस्लिम आक्रमण होना शुरू हुए थे और उन आक्रमणों की बनिस्पत भारत के अंदर कैसे दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। यानी हमारा टॉपिक जो मध्यकालीन भारत के इतिहास में होगा वो दिल्ली सल्तनत से संबंधित होगा। लेकिन उससे पहले किस प्रकार से और कैसे मुस्लिम सत्ता हिंदुस्तान के अंदर आती रही और काबिज होती रही, ध्यान दीजिएगा इस मुद्दे पर। आपको अच्छी तरह से पता होगा कि यह देश भारत है और भारत के पड़ोस में एक देश है पाकिस्तान। पाकिस्तान के नॉर्थ में है अफगानिस्तान और अफगानिस्तान के पश्चिम दिशा की ओर है ईरान। यहां पर सीरिया जैसे कंट्रीज हैं, जिसमें इजराइल उसके जस्ट नीचे। ये वाला जो देश है जिसको कहते हैं सऊदी अरब। सऊदी अरब के अंदर कुछ खानाबदोश लोग रहते थे। वो खानाबदोश लोग जो है, देखिए यहां की जो जमीन है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य जो हिंदुकुश पर्वत है वहां से लगाकर सऊदी अरब तक ये पूरा इलाका रेगिस्तान है, पथरीला रेगिस्तान है। इस पथरीले रेगिस्तान में कुछ नहीं उगता। आपको भी पता होगा कि इस वाले इलाके के अंदर तेल की मात्रा बहुत ज्यादा है, सारे पेट्रोलियम कंट्रीज हैं, लेकिन पानी बहुत न के बराबर है। तो सऊदी अरब से लगाकर अफगानिस्तान के मध्य ये वाला इलाका काफी कॉम्प्लिकेटेड है। यहां इंसान को सरवाइव करने में काफी मुश्किलें आती हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इस वाले इलाके के अंदर देखिए जहां की जमीन संघर्ष करवाती है वहां इंसान शॉर्टकट पकड़ता है। जैसे कि आप इंडिया के अंदर अगर लोकेशन देखें तो राजस्थान का जो इलाका है, राजस्थान का इलाका रेगिस्तान है, तो वहां के लोग काफी हार्ड मेहनत करते हैं, वहां के लोग काफी परिश्रमी होते हैं, वहां के लोग यूं कहें कि उनको सरवाइव करने में काफी दिक्कतें आती हैं, इसलिए काफी वीर और साहसी बहादुर भी हुए हैं, जैसे राजस्थान की राजपूत बिरादरी। तो यहां के जो जमीन है वो काफी खराब है, इस वजह से यहां के लोग काफी संघर्षमय जीवन व्यतीत करते थे और संघर्षमय जीवन के साथ साथ में शॉर्टकट रास्ते भी अपनाते थे। चोरी, हत्या, लूटपाट, डकैती, इन रास्तों को चोरी करना, हत्या करना, लूटपाट करना, सीधे शब्दों में हम अगर कहें हिंदी भाषा में तो आतंक कहते हैं, और अगर उर्दू जुबान में बात करें तो उसे दहशतगर्दी कहते हैं, और अगर इंग्लिश में बोले तो टेररिज्म। तो आपको पता होगा ये पूरा इलाका टेररिज्म का इलाका है, जिसमें अफगानिस्तान, ईरान, सऊदी अरब, ये वाला पूरा इलाका आता है। बहुत सारे आतंकी संगठन वर्तमान में काम कर रहे हैं। तो ये आज की चीज नहीं है, जब से यहां मानव उत्पन्न हुआ है तब से ये चीज है। तो दरअसल क्या था कि यहां की रियाया, यहां की जमूरियत, मैं थोड़ा सा यहां पर उर्दू और फारसी जुबान का इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं आपको थोड़ा सा हिंदी में भी इसको ट्रांसलेट करूंगा। यहां की जो जमूरियत है, जमूरियत का मतलब यहां की जो जनता है वह शॉर्टकट रास्ता अपनाती थी, दहशतगर्दी करती थी। तो इस दहशतगर्दी को समाप्त करने के लिए आपको पता होगा इस्लाम के प्रणेता, इस्लाम के नबी, जिनका नाम था हजरत मोहम्मद साहिब। हजरत मोहम्मद साहिब ने मक्का से लगाकर मदीने तक, सऊदी अरब में आपने नाम सुनी होगी, जगह सुनी होगी, मक्का से मदीना तक,
हजरत मोहम्मद साहब ने मक्का से लगाकर मदीना तक एक पैगाम सुनाया, खुदा का पैगाम सुनाया। उस पैगाम को, खुदा का पैगाम, उस पैगाम को सुनाने की वजह से हजरत मोहम्मद साहिब खुदा के पैगंबर कहलाते हैं। उनका पैगाम था यहां की रियाया के लिए, यहां की जमूरियत के लिए, यहां की जनता के लिए, और वो पैगाम था ईमानदारी का पैगाम। उन्होंने कहा था ईमानदार बनो। ईमानदार को फारसी जुबान में मुसलमान कहा जाता है, यानी मुसलमान शब्द का जो अर्थ है, हिंदी अर्थ है, वह क्या होता है? ईमानदार। मुसलमान वही है जो सच्चे अर्थों में ईमानदार हो, जो ईमान का पक्का है वही मुसलमान है। तो ये पैगाम सुनाया था हजरत मोहम्मद साहिब ने। उनका ये पैगाम जो है वह कुरान शरीफ कहलाता है। हजरत मोहम्मद साहब ने ये पैगाम सुनाया और एक कम्युनिटी यहां पर स्टार्ट हुई जो ईमानदारी के रास्ते पर चलने लगी। उस कम्युनिटी का नाम रखा गया मुसलमान, क्योंकि मुसलमान शब्द का अर्थ होता है ईमानदार। ठीक है, मैं आपको साधारण जुबान में समझा रहा हूं ये सारी चीजें। हजरत मोहम्मद साहिब के बाद धर्मगुरु बनने की होड़ मची। खलीफा, धर्मगुरु को कहते हैं खलीफा। तो खलीफा बनने के लिए दो व्यक्तियों में आपसी मनमुटाव हुआ, दो दावेदारी पेश हुई। एक खलीफा बनना चाहते थे जिनका नाम था हजरत अली अबू बकर, और एक थे हजरत अली अब्बास। हजरत अली अबू बकर साहिब जो है वह हजरत मोहम्मद साहब के ससुर थे, और हजरत अली अब्बास जो है वह जो थे वह मोहम्मद साहब के नवासे थे। ठीक है, इन दोनों के बीच में खलीफा पद की दावेदारी शुरू हुई। तो हजरत अली अबू बकर साहिब ने कुरान शरीफ के अंदर शरीयत डलवाई, शरीयत, शराए कानून। तो हजरत अली अब्बास साहब ने कहा कि हम शरीयत को नहीं मानते। जो शरीयत को मानते हैं हजरत अली अबू बकर साहिब, जो बगदाद में थे, बगदाद के खलीफा कहलाते हैं, और हजरत अली अब्बास मिस्र चले गए थे, ये मिस्र के खलीफा कहलाए। तो हजरत अली अबू बकर साहब और उनके बाद में जिन्होंने शरीयत को अपनाया वे सुन्नी कहलाए, और जिन्होंने कुरान शरीफ के अंदर शरीयत को नहीं अपनाया वे शिया कहलाए। ठीक है, अब हजरत अली अब्बास ने शरीयत को नहीं अपनाया था। ठीक है, और हजरत अली अबू बकर के बाद में जो तीसरे बगदाद के खलीफा बने हजरत अली उस्मान, उन्होंने और उनके बाद वाले पदाधिकारियों ने, उनके बाद वाले हजरतों ने शरीयत को अपनाया था। तो इन दोनों पक्षों के बीच में आपस में ही मतभेद उत्पन्न हुआ और आपस में ही इनके लड़ाइयां शुरू हुई, और उसी लड़ाई में से एक लड़ाई थी करबला की लड़ाई। खैर, ये हमारा मैटर नहीं है, हमारा मैटर मेन है इंडिया पे आना। तो उसी इंडिया पे आने के लिए हमें यहां से कहीं ना कहीं ये पॉइंट उठाने पड़ेंगे। पहले खलीफा हजरत अली अबू बकर साहिब, तीसरे खलीफा थे हजरत अली उस्मान साहिब। हजरत अली उस्मान साहिब के जो गुलाम थे जिनका नाम था मोहम्मद बिन कासिम, नाम आपने काफी सुना होगा। ये मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करने वाला पहला व्यक्ति है, पहला अरबी मुसलमान है। एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है, जो कि बगदाद के खलीफा का एक गुलाम था जिसने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया था। अब इसने आक्रमण क्यों किया
उसके पीछे वजह अनेक बताई जाती है, जो हम यहां पर डिस्कस ना करें तो बेहतर है, क्योंकि काफी विवादास्पद चीजें भी हैं। तो मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं, एक शब्द आपने अक्सर सुना होगा जिसका नाम है जिहाद। इस जिहाद का सही एक्सप्लेनेशन अब तक सामने नहीं आया है। कुछ विद्वान बताते हैं कि जिहाद शब्द का सही अर्थ है जद्दोजहद करना। मैंने भी कई मुस्लिम मौलवियों से सुना था जद्दोजहद करना। जद्दोजहद यानी आपस में नहीं लड़ना होता है, जद्दोजहद होता है अपने अंदर की बुराइयों से लड़ना। अपने अंदर की अगर बुराई से इंसान लड़ेगा तो स्वाभाविक सी बात है ईमानदार बनेगा। मैं आपको बता दूं, ईमान के मामले में मुसलमान का सानी कोई नहीं है, लेकिन बस वो शर्त है कि ईमानदार रहे। ठीक है, तो जद्दोजहद एग्जैक्टली इसका मीनिंग था, यानी अपने आप से अपनी बुराइयों से लड़ना। लेकिन इस शब्द को थोड़ा आजकल अलग वे में लिया जाता है, इसको एक धार्मिक लड़ाई के रूप में देखा जाता है। ठीक है, तो इस चीज को, इसी जिहाद को मोहम्मद बिन कासिम ने अपनाकर हिंदुस्तान पर आक्रमण किया था, जो एक धार्मिक लड़ाई के रूप में जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करने वाला पहला व्यक्ति था। बिन कासिम पहला आक्रमणकारी था। उसके बाद में अल्पतगीन, अल्पतगीन के बाद में उसका गुलाम सुबुक्तगीन, सुबुक्तगीन के बाद में नेक्स्ट आक्रमणकारी था उसका गुलाम महमूद गजनवी। नाम बहुत सुना होगा आपने, महमूद गजनवी। गजनवी का गुलाम था अल्तमश शिहाबुद्दीन गोरी। आपने मोहम्मद गोरी का नाम सुना होगा। यह सिलसिला हिंदुस्तान चलता रहा। कासिम, कासिम के बाद में अल्पतगीन, अल्पतगीन के बाद में सुबुक्तगीन, सुबुक्तगीन के बाद में महमूद गजनवी, और गजनवी के बाद महमूद गोरी। गोरी यहां पर एक मात्रा ही लगेगी, गोरी मतलब डबल मात्रा लगाओगे तो पार्वती मैया बन जाएगी। ये गोरी है, नट गौरी है। खैर, तो हिंदुस्तान पर इस तरह से आक्रमण शुरू हो गए थे, और वो भी अरब की ओर से। और इन्हीं आक्रमणकारियों के बाद में जो गुलाम होंगे वह भारत पर हुकूमत करेंगे। यहां तक क्लियर? देखिए, यहां पर मैंने किसी पॉइंट पर यह नहीं कहा और नहीं कहना चाहा कि यहां पर यह प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम थी। यह प्रॉब्लम है इंसान के मानसिक विकार का एक परिणाम है। कोई भी धर्म बुरा नहीं होता। धर्म के ठेकेदार बुरे हो सकते हैं, लेकिन धर्म कोई बुरा नहीं होता। यह मेरा स्वयं का निजी विचार है। खैर, चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं कि हिंदुस्तान में आगे क्या हुआ। देखिए, मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करने वाला पहला अरबी मुसलमान था। एग्जाम में सवाल आ सकता है। फिर अल्पतगीन आक्रमण में सक्सेस नहीं रहा, सुबुक्तगीन सक्सेस नहीं रहा। फिर उसके बाद में महमूद गजनवी ने भारत पर लगातार हमले किए। गजनवी ने भारत पर जो हमले किए थे, उस हमलों को कुछ इस तरह से मैं बना देता हूं, आप देख लीजिएगा। गजनवी का सबसे पहला हमला था 1009 ईस्वी में पेशावर पर। पेशावर वर्तमान पाकिस्तान में है, और पेशावर में गजनवी लड़ा था कश्मीर के शासकों के खिलाफ। मेरा पिछला वीडियो आप देखिएगा, मैंने वर्धन वंश की शुरुआत में आपको बताया था कि कश्मीर में 3 वंश थे, कारकोट वंश, उत्पल वंश और लोहर वंश। और उसमें कारकोट वंशी सम्राट थे, आपने नाम सुना होगा, गजादित्य मुक्तापीड़ और ललितादित्य तारापीड़। इन दोनों सम्राटों ने पेशावर में गजनवी को बहुत बुरी तरह से मारा था। देखिए, यहां पर भी विरोधाभास है।
जहां जहां पर भारतीय सम्राटों की विजय हुई है वो चीजें इतिहास से हटा दी गई, और जहां पर भारतीय शासक हारे हैं वो बड़े चाव से पढ़ाए जाते हैं। खैर, उसके बाद में गजनवी ने अटैक किया 1018 ईस्वी में। देखिए, मैं महत्वपूर्ण आक्रमणों की चर्चा कर रहा हूं, और 1018 ईस्वी पर आक्रमण किया था कन्नौज पर, और उस समय कन्नौज गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था, और उस समय गुर्जर प्रतिहार सम्राट था राज्यपाल, जो गजनवी के आक्रमण को देखकर राज्य छोड़कर भाग चुका था। उसके बाद में गजनवी ने एक महत्वपूर्ण आक्रमण किया, आपने सुना होगा, 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को लूटा था। बहुत बुरी तरह से सोमनाथ मंदिर को ठेस पहुंचाई थी महमूद गजनवी ने। गजनवी के बाद में मोहम्मद शिहाबुद्दीन गौरी, शिहाबुद्दीन ओरिजिनल नाम है, मोहम्मद गौरी नहीं। शिहाबुद्दीन गौरी ने हिंदुस्तान पर सबसे पहला अटैक किया था 1178 ईस्वी पर, और 1178 ईस्वी में अन्हिलवाड़ा पर अटैक किया था। अन्हिलवाड़ा वर्तमान गुजरात में है, माउंट आबू को कहा जाता है, और उस समय सोलंकी वंश की राजधानी हुआ करता था, चालुक्य वंश की, और उस समय गुजरात का शासक था मूलराज सोलंकी, राजपूत शासक था। इसने गौरी को बहुत बुरी तरह से हराया था अन्हिलवाड़ा के युद्ध में। ये युद्ध बताए नहीं जाते हैं जहां दूसरों ने मार खाई, वो बताए जाते हैं जहां हमने खाई। खैर, इसी से पता चल जाता है कि हिंदुस्तान के इतिहासकार कितने सच्चे हैं और कितने खतरनाक हैं। क्या बताएं उनके बारे में, पर क्या करें, इसी से नंबर मिलेंगे और हमारे गोले राइट होंगे और बबल्स राइट होंगे तो नौकरी भी मिलेगी। ये हमारा डिस्कस नहीं है कि कौन क्या कैसे क्या तरह से रचा गया। हमारा डिस्कस ये है कि हाउ टू क्रैक एग्जाम, कैसे एग्जाम पास किया जाए। अगर मैं हिस्ट्री की असल जड़ें खोदना आरंभ कर दूं ना, तो शायद बहुत मुश्किलें हो जाएं, लेकिन इतनी न तो मुझे इजाजत है ना आपको फिलहाल। उसके बाद में गौरी ने अटैक किया था 1191, सर ए हिंद पर आक्रमण किया था। सर ए हिंद, जिसको पहले तबर ए हिंद भी कहा जाता था, वर्तमान भटिंडा। उसके बाद में 1191 में गौरी ने एक और अटैक किया था, तराइन का प्रथम युद्ध। फिर 1192 में गौरी ने अटैक किया था तराइन का दूसरा। आपको ये तराइन के 2 युद्ध पता होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, तराइन के अलावा एक और युद्ध है सर ए हिंद का। ये तीनों युद्ध गौरी ने पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ लड़े थे। पृथ्वीराज चौहान शासक, आपने नाम सुना होगा। और इन तीनों युद्धों के अंदर गौरी पहले युद्ध में हार गया था, अन्हिलवाड़ा में भी हारा था, तराइन के पहले युद्ध में भी हारा था, सर ए हिंद के युद्ध में भी हारा था, तराइन के दूसरे युद्ध में गौरी जीत गया था। हालांकि हम बाद में इसको पूरी तरह से एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन फिलहाल मुस्लिम आक्रमणकारियों का आगमन जो है मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद में गौरी ने एक और युद्ध लड़ा 1194 चंदावर का, और यह चंदावर का युद्ध लड़ा था जयचंद गढ़वाल के खिलाफ। यह जयचंद गढ़वाल जो है वह एक गढ़वाल यानी राठौड़ शासक था, कन्नौज का राजा, यूपी के कन्नौज में। और इस चंदावर के युद्ध में जयचंद गढ़वाल को भी गौरी ने परास्त कर लिया था, यानी गौरी इस युद्ध में भी जीता। हालांकि गौरी के आक्रमणों के बारे में अलग अलग विद्वान अलग अलग राय रखते हैं। कोई कहता है कि गौरी ने 17 आक्रमण किए, कोई कहता है 21 आक्रमण किए, कोई कहता है 27 आक्रमण किए, लेकिन इतिहास के पास में सिर्फ गौरी के ये युद्ध मौजूद हैं जो आपके सामने पड़े हैं। 1178 अन्हिलवाड़ा का, 1191 सर ए हिंद का, 1191 तराइन पहला, 1192 तराइन दूसरा, 1194 चंदावर का। ठीक है, अब बात आती है दिल्ली सल्तनत की। देखिए दोस्तों, दिल्ली सल्तनत
में आपने सुने होंगे, पढ़े भी होंगे कुछ अलग अलग वंश, जिसमें सबसे पहला वंश सुना होगा आपने गुलाम वंश। गुलाम वंश जिसे दास वंश या इलबारी वंश भी कहते हैं उसे, या मामलूक वंश भी कहते हैं। इस वंश का मोटे तौर पर समय है 1194 से लगाकर 1290 के मध्य। यह पहला वंश गुलाम वंश। दूसरा वंश आपने नाम सुना होगा खिलजी वंश, खलजी वंश। इस खलजी वंश का समय है मोटे तौर पर 1290 से लगाकर 1320 के मध्य। उसके बाद में एक और वंश है जिसका नाम है तुगलक वंश, और तुगलक वंश का समय है 1320 से लगाकर 1412 के मध्य। उसके बाद में है सैयद वंश। सैयद वंश का समय है 1414 से लगाकर 1489 के मध्य। उसके बाद में एक और वंश है जिसका नाम है लोदी वंश, और लोदी वंश का समय है 1489 से 1526 के बीच में। यह है दिल्ली सल्तनत। कभी भी आपको इस दिल्ली सल्तनत के वंशों के बारे में आपको क्रम पूछा जा सकता है। तो सबसे पहला क्रम है गुलाम वंश या इलबारी वंश या मामलुक वंश, दूसरा है खिलजी वंश, तीसरा है तुगलक वंश, चौथा है सैयद वंश, और पांचवा है लोदी वंश। इस वंशों के अंदर आपने बहुत सारे शासकों के नाम सुने होंगे, हालांकि हम सब पर चर्चा नहीं कर सकते और नहीं करनी चाहिए, हालांकि मैं ओरली आपको बता दूंगा। गुलाम वंश का संस्थापक आपने नाम सुना होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक के बाद आराम शाह, आराम शाह के बाद में इल्तुतमिश, इस वंश का तीसरा सुल्तान है। उसके बाद में रजिया सुल्ताना के बाद में रुकुनुद्दीन फिरोज, फिर अलाउद्दीन मशहूद शाह, फिर अलाउद्दीन बहराम शाह, अलाउद्दीन बहराम शाह के बाद में ताजुद्दीन महमूद, और ताजुद्दीन महमूद के बाद में जो है गयासुद्दीन बलबन, बलबन के बाद में केकूबाद, और केकूबाद के बाद में केमुवर्ष अंतिम सुल्तान था। खिलजियों में आपने नाम सुना होगा खिलजी, फिल्म भी देखी होगी पद्मावत। खिलजियों ने एक सपना देखा था। सबसे पहला सुल्तान था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बाद में अलाउद्दीन खिलजी, इसका नाम तो काफी सुना होगा। अलाउद्दीन खिलजी के बाद में इस वंशक्रम में मुबारकुद्दीन खिलजी, मुबारकुद्दीन खिलजी के बाद में खिलजी शाह खिलजी शाह सेकंड। या तो फर्स्ट पूछा जाता है या लास्ट पूछा जाता है या महत्वपूर्ण पूछा जाता है, तो मैं फर्स्ट और लास्ट और महत्वपूर्ण लिख रहा हूं। इस वंश में सबसे पहला था गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन के बाद में मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद में फिरोज शाह तुगलक, और अंतिम सुल्तान था तुगलक शाह सेकंड। सैयद वंश के अंदर मुबारक शाह सैयद, सबसे पहले खिज्र खां सैयद, तीन ही सुल्तान हुए थे। अंतिम है मुबारक शाह सैयद। लोदी वंश की बात करें तो लोदी वंश में भी तीन सुल्तान हुए हैं। सबसे पहला बहलोल लोदी, उसके बाद में सिकंदर लोदी, और अंतिम सुल्तान इब्राहिम खां लोदी। जानते हो इब्राहिम खां लोदी
जो है वह बाबर के खिलाफ मारा गया था। तो यह है दिल्ली सल्तनत। एक बार सरसरी नज़र से इसको देख लीजिए और दिल्ली सल्तनत को हम बारी बारी से देखना शुरू कर देते हैं। हर वंश को हम लेंगे महत्वपूर्ण बातों के साथ में, लेकिन उससे पहले हमने गोरी से जहां टेल छोड़ी थी वहीं से आरंभ करते हैं। ठीक है, एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए आप। देखिए, शिहाबुद्दीन गोरी जो है वह गजनी का सुल्तान था। गजनी आमिर खान नहीं, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में एक जगह है गजनी। अफगानिस्तान के गजनी का शाह था गोरी। गोरी तो तराइन का दूसरा युद्ध और चंदावर का युद्ध जीतने के बाद में हिंदुस्तान से वापस लौट गया और हिंदुस्तान में जो रियासत सल्तनत जीती थी उसकी हुकूमत सौंप के गया अपने गुलामों को। और गोरी के गुलाम का नाम था, सबसे पहला गुलाम जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक गोरी का गुलाम था, इसलिए भारत पर सबसे पहला वंश गुलाम वंश दिल्ली सल्तनत में। हिंदुस्तान की परंपरा है राजा का बेटा राजा बनता है, लेकिन गोरी के बाद में हिंदुस्तान में परंपरा शुरू हुई गुलाम का गुलाम सुल्तान बनता है। गुलाम कभी भी सुल्तान बन नहीं सकता। जिस गुलाम को स्वतंत्र कर लिया जाए उसे कहते हैं मामलूक, इसलिए इसको मामलूक वंश भी कहा जा सकता है। गुलाम उर्दू जबान है, हिंदी में बोले तो दास, इसलिए दास वंश भी कह सकते हैं। ठीक है, चूंकि जाति से ये इलबारी तुर्क थे, इलबारी ब्रांच के तुर्क थे, इसलिए इलबारी वंश भी कहा जा सकता है। कुतुबुद्दीन ऐबक पहला गुलाम था जिसने गोरी का भारत में जीता हुआ साम्राज्य उसको एक प्रशासक के रूप में शासन करना शुरू कर दिया। यानी गोरी के एक भारत में एजेंट के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन आरंभ किया था और उस एजेंट को सिपह सालार कहा जाता है। गोरी का सिपह सालार था कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। और ऐबक ने अपनी राजधानी जो बनाई थी भारत पर हुकूमत करने के लिए, जो गोरी ने जीता था उस भारत पर हुकूमत करने के लिए, वो राजधानी बनाई थी लाहौर। यानी उस समय हमारे देश की राजधानी हुआ करती थी लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक की 3 उपाधियां बताई जाती हैं। 3 उपाधियां या उपनाम बताए जाते हैं जो आपके एग्जाम का मैटर बन सकते हैं। एक है हातिम द्वितीय, दूसरा उपाधि है कुरान खान, और तीसरी उपाधि है, तीसरा उपनाम है लाखा बख्श। क्यों कहा जाता है ऐबक को हातिम सेकंड, कुरान खान और लाखा बख्श? हातिम सेकंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह भी हातिम की तरह एक बड़ा ईमानदार व्यक्ति था मुसलमानों के प्रति। अल्लाह का नेक बंदा था यह मुसलमानों में, इसलिए इसको हातिम सेकंड भी कहा जाता है। कुरान खान इसलिए कहते हैं कि क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान शरीफ अपने मुंह पर याद थी। लाखा बख्श इसलिए कहते हैं कि दोनों हाथों से वो खैरात लुटाता था अपनी जनता पर, अपनी रियाया पर, इसलिए लाखा बख्श कहते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में 2 इमारतें बनवाई थी, एग्जाम में काम आ सकती हैं। पहली इमारत कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद,
ध्यान दीजिए, इस मस्जिद पर मैंने फोकस क्यों किया, क्योंकि ये भारत की पहली मस्जिद कहलाती है। कुछ हद तक कुछ विद्वान मानते हैं कि केरल में सबसे पुरानी मस्जिद है, लेकिन अभी तक पुस्तकों में, मैक्सिमम पुस्तकों में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद को भारत की पहली मस्जिद कहा जाता है। एक कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था दिल्ली में, वह है कुतुब मीनार, नाम सुना होगा। कुतुब मीनार का आरंभ करवाया था और उसको पूर्ण करवाया था इल्तुतमिश ने। ठीक है, इसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। यह 2.5 दिन का झोपड़ा वर्तमान अजमेर राजस्थान में है और राजस्थान की पहली मस्जिद कहलाती है। इस तरह से देखा जाए तो भारत की दूसरी सबसे प्राचीन मस्जिद है। ठीक है, हालांकि कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद और 2.5 दिन का झोपड़ा दोनों कहते हैं कि पहले संस्कृत पाठशाला हुआ करते थे, जो चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ ने बनवाए थे। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद की जगह पहले यहां एक संस्कृत पाठशाला हुआ करती थी और 2.5 दिन के झोपड़े की जगह भी एक संस्कृत पाठशाला हुआ करती थी, जो चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ ने बनवाई थी, जो कि अजमेर के चौहान शासक थे, उन्होंने बनवाई थी। और उसको तोड़वाकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसे एक मस्जिद का आकार दिया था। अब बात करते हैं गुलाम वंश के दूसरे सुल्तान के बारे में। गुलाम वंश का दूसरा सुल्तान था जिसका नाम था आराम शाह। जैसा नाम वैसा सुल्तान। कहते हैं कि इसके समय अधिकांश देसी रियासतें स्वतंत्र हो चुकी थी। ठीक है, उसके बाद में जो तीसरा सुल्तान बना वो काफी शक्तिशाली था और उस तीसरे सुल्तान का नाम था इल्तुतमिश। एक बड़ा सुल्तान है, इसलिए इसको हम अगले वीडियो से शुरू करेंगे, तो बने रहिएगा मेरे साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। गुलाम वंश की शुरुआत हम अगले वीडियो में भी जारी रखेंगे और कोशिश करेंगे कि उसके साथ में खिलजी वंश को भी जोड़ दिया जाए। फिलहाल के लिए थैंक यू, बाय, वंदे मातरम।